एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। हमने आप लोगों के लिए एक हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि बिल्कुल फोकस है एग्ज़ाम के लिए। आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, एसएससी एमटीएस है, सीजीएल है, उनको ही ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ स्टार्ट की हमने, जिसमें वन लाइनर और टू द पॉइंट बातें हैं। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन आंसर को फ्रेम किया गया है बेसिकली वन लाइन फॉर्म में। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। लास्ट में कई सारे रिवीजन क्वेश्चंस भी हैं और आपके वो क्वेश्चंस भी हैं जो सीजीएल में और एमटीएस में प्रीवियस ईयर पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। सो उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जहाँ पर मैंने आपको पोर्चुगल कॉलोनीज़ के बारे में, उनके सेटलमेंट के बारे में, डच और डेनिश के सेटलमेंट के बारे में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेटलमेंट के बारे में बताया था। कौन से गवर्नर थे, कब आए थे, उन्होंने क्या काम किया, एटसेट्रा। तो उसके पहले की जो 3 वीडियो हैं वो आप देख लीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट बना दी है तो वो तीनों वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। आज हम यहाँ पे फ्रेंच सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे और ब्रिटिशर्स के बीच में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो कर्नाटका वॉर होती हैं, उन कर्नाटक वॉर के बारे में हमें डिस्कशन करना है। कौन किसकी तरफ था, कैसे वॉर लड़े गए, है ना, बैटल ऑफ आम्बुर किसके बीच में लड़ा गया, या फिर आपका बॉन्डीवॉस की लड़ाई का क्या कंक्लूजन था, कौन कौन सी संधियाँ हुई, पेरिस की ट्रीटी और आपके अलावा पौंडीचेरी की ट्रीटी, इनके ऊपर आज हमें चर्चा करनी है। तो इन सारे बातों को हम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे और कुछ मैंने यहाँ पे मैप और डायग्राम्स भी इंक्लूड किए, जिससे टेबल भी इंक्लूड किए जिससे आपको समझने में आसानी हो। आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कॉपी पेन लेकर बैठिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते जाइए, जिससे पढ़ने में आसानी होगी, रिवीजन करने में आसानी होगी। अदरवाइज आज की क्लास का जो PDF है वो हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगा, तो वेबसाइट से भी आप इसे पढ़ सकते हैं PDF के जरिए। और सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखें तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो। जितने ज़्यादा व्यूअर्स होंगे उतना अच्छा आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ाने में और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके, तो आज हम यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के सेटलमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। आने वाला जो वीडियो होगा वहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे एंग्लो मराठा वॉर के बारे में, क्योंकि एंग्लो मराठा वॉर से आप देखेंगे, मैं क्वेश्चन भी वहाँ पे डालूंगी, स्क्रीनशॉट इनफैक्ट डाल दूंगी उस पर। एंग्लो मराठा वॉर से क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आए हैं, साल बाई की संधि वगैरह पहले भी एग्जाम में पूछी गई है। आप चाहें तो 2022 का एसएससी सीजीएल का पेपर उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो एंग्लो मराठा वॉर पे होगा। सो स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंच सेटलमेंट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे लास्ट यूरोपियन कंपनी थी जो भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। क्योंकि जो फ्रांसीसीज थे वो समझ चुके थे, उनको रियलाइज हो चुका था कि भारत की क्या इंपॉर्टेंस है, भारत का क्या सिग्निफिकेंस है और किस तरीके से ट्रेडिंग करके, व्यापार करके भारत के जरिए हम पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक सरकारी कंपनी बनाई गई। अब यहाँ पे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आपकी एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, और जो आपकी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी थी। तो बहुत डिफरेंस होता है जब एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक सरकारी कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी में कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, उनका ही रेगुलेशन है, वो अपनी तरीके से पॉलिसी बनाते हैं, ज़रूरत के हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो गवर्नमेंट की तरह से रूल होती है, बहुत स्लो होती है, किसी भी चीज़ को अप्रूव कराने में समय लग जाता है, उनके पास हमेशा फंडिंग के इशूज़ भी हैं, किसी चीज़ का अप्रूवल लगाना है तो उसके लिए भी इशूज़ हैं। तो आप थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे देख पाएंगे कि पावरफुल आगे जाके ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के पावरफुल होने का वन ऑफ द रीजन ये भी था कि वो एक प्राइवेट कंपनी थी, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का हारने का एक और रीजन ये भी था कि वो एक सरकारी कंपनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन 1664 में 1664 में होता है। और उस समय जो फ्रांस के राजा होते हैं, जो किंग ऑफ फ्रांस होते हैं, वो लुईस 14 होते हैं। कौन होते हैं? लुईस 14, 14वें लुईस जो होते हैं वो किंग ऑफ फ्रांस होते हैं, और उनके ही एक कैबिनेट मिनिस्टर, उनके एक मंत्री होते हैं कॉलबर्ट। तो कॉलबर्ट के कहने पर 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है। सो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये कंपनी कहाँ आएगी? भारत आएगी। भारत किस लिए आ रही है? व्यापार करने के लिए आ रही है। सो पहला यहाँ पे पर्सन या फर्स्ट फ्रांसीसीज गवर्नर जो भारत आया उसका नाम था यहाँ पे फ्रांसियोस कैरोन। क्या नाम था यहाँ पे? फ्रांसिस्को कैरोन। कैरोन जो था ये पहला फ्रांस गवर्नर था जो कि भारत में आता है और कहाँ पे पहुँचता है? सूरत में पहुँचता है। सूरत में पहुँचता है 1667 में, और ये लोग अपनी पहली फैक्ट्री, याद रखेंगे फ्रेंड्स की जो फ्रांसीसीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाती है? सूरत में। तो अपनी पहली ट्रेडिंग पोस्ट ये लोग सूरत में बनाते हैं 1668 में। 1668
सूरत में ये अपनी पहली पोस्ट बनाते हैं, पहली फैक्ट्री बनाते हैं। जैसे कि मैंने अलग अलग बताया है कि आपका जो ब्रिटिशर्स थे वो मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री बनाई थी उन्होंने 1611 में, है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को डच के बारे में, पोर्चुगल्स के बारे में बताया कि कोची केरला में उन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई थी, राइट। वैसे ही यहाँ पर जो फ्रांसीसीज आते हैं तो अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर बनाते हैं, ये सूरत में बनाते हैं। अब सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बना ली है सूरत में, अगली फैक्ट्री ये लोग बना रहे हैं अपनी मसूलीपट्टनम में 1669 में। तो पहली फैक्ट्री इन्होंने 1668 में सूरत में बनाई, अगली फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1669 में बना ली, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, ये बातें तो हो गई हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि आगे जो टेक्सटाइल का व्यापार हो रहा है, जो आपका सॉल्ट पीटर है ना, सॉल्ट पीटर मतलब सोरा जो है आपका, सिल्क है, टेक्सटाइल है, उन सब की जो ट्रेडिंग है दूसरी यूरोपियन कंपनीज कहाँ से कर रही हैं, बंगाल के रीजन से कर रही है। तो बंगाल के रीजन में भी हमको अपनी एक फैक्ट्री तो बनानी पड़ेगी, सबको टक्कर देना है अगर हमें, तो वहाँ पे भी फैक्ट्री बनानी पड़ेगी जहाँ से ज़्यादा मैक्सिमम ट्रेडिंग हो रही। तो ये लोगों ने भी कोशिश की कि बंगाल में जाते हैं और अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, ठीक है। तो चंद्रगांव, चंद्रनगर जिसको आप बोलते हैं, चंद्रनगर कहाँ पर, चंद्रनगर अभी मैं मैप में भी दिखाऊंगी, यहाँ वेस्ट बंगाल में आपको दिखेगा चंद्रनगर। तो चंद्रनगर में भी इन्होंने 1673 में अपनी पहली फैक्ट्री को सेटअप किया था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो इनकी 3 फैक्ट्री आपने देख ली है, चंद्रनगर में, सूरत में, मसूलीपट्टनम में। इसके अलावा जो आपका पहले गवर्नर थे, यहाँ पे पहले गवर्नर आपने देख लिए, फ्रेंच गवर्नर जो थे वो फ्रांसियोज कैरन थे। अगले यहाँ पे अगले 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 हम फ्रांसीसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उनका नाम है फ्रांसिस मार्टिन। इन्होंने पौंडीचेरी को बसाने का काम किया था। इन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर से जो है वो एक छोटी सी लैंड ली थी, वहाँ पे उन्होंने पौंडीचेरी कॉलोनी बनाई थी 1674 में। पौंडीचेरी के बाद यहाँ पर आप देखेंगे शाइस्ता खान जो था, शाइस्ता खान जो कि एक मुगल सूबेदार था बंगाल के रीजन में, उसकी परमिशन से ही इन्होंने चंद्रनगर की बस्ती बसाई थी या चंद्रनगर में अपनी फैक्ट्री डेवलप करने का काम 1673 में किया था, जैसा कि मैंने बताया। अब चंद्रनगर हो गया, यहाँ पे देखो सूरत हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, चंद्रनगर हो गया। चंद्रनगर के बाद यहाँ पर जो आपका माहे और करईकल का रीजन है, आज भी आपको माहे और करिकल जो है वो पौंडीचेरी का ही हिस्सा देखने को मिलेगा। तो माहे में इन्होंने 1725 में अपनी फैक्ट्री बनाई, वहीं करिकल में 1739 में अपनी फैक्ट्री बनाई। ये लोग अपनी अपनी फैक्ट्री बना रहे थे। इसके अलावा इन्होंने 1721 में मॉरिशियस को भी कब्जा कर लिया था। जो मॉरिशियस है वहाँ पर भी फ्रांसीसीज ही कॉलोनी थी, वहाँ पे फ्रांसीसियों का कब्जा था, वहाँ से वो लोग ट्रेडिंग किया करते थे। और 1701 में इन्होंने पौंडीचेरी को अपना ट्रेडिंग हब या ट्रेडिंग हाउस या हेडक्वार्टर बोल सकते हो कि पौंडीचेरी को 1701 में फ्रांसीसीज ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। इस तरीके से धीरे 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 एक्सपांशन किया और अपनी कॉलोनीज बढ़ाते ये लोग रहे। अब यहाँ पे शुरुआत कब से होती है, इनकी कहानी में दिक्कत आने कब से शुरू होती है, जब डुप्ले भारत आता है। डुप्ले जो होता है वो फ्रांसीसीज गवर्नर होता है और इस 1742 में भारत आता है। अब ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति ट्रेडिंग के पर्पज से नहीं आया है, ट्रेड तो हम कर ही रहे हैं, व्यापार तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अब आपका अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बनाना है, अपनी कॉलोनीज भी बनानी है, फोर्टिफिकेशन भी करना है किलों का। और जैसे कि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर बढ़ रही है, वैसे हमें भी अपनी पावर बढ़ानी है। तो ड्यूप्ले उस मकसद से भारत में आता है 1742 में, और ये फ्रांसीसीज गवर्नर होता है, ठीक है। फ्रांसीसीज गवर्नर बन गया वो। आप इस मैप के जरिए भी यहाँ पर जो है वो फैक्ट्रीज देख सकते हैं फ्रांसीसीज की। यहाँ पे चंद्रनगर आप देखेंगे, ठीक है, शाइस्ता खान से जो कि इसको मिला था। फिर यहाँ पे मसूलीपट्टनम है, यहाँ करई कनाल और पौंडीचेरी का रीजन है, ये माहे और ये सूरत है। ये सारी की सारी जो फैक्ट्रीज हैं ये किसकी हैं आपकी, तो ये फैक्ट्रीज आपको फ्रांसीसीज लोगों की देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप अपनी ट्रेडिंग को बढ़ाएंगे, अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, ज़्यादा फैक्ट्री लगाएंगे, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूरोपियन कंपनीज है और आपके बीच में थोड़े बहुत तो कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होंगे ही। तो जैसे जैसे फ्रांसीसीज जो कंपनीज थी वो बढ़ते जा रही थी, उनकी ट्रेडिंग बढ़ते जा रही थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरफेरेंस होना शुरू हुआ बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड फ्रांसीसीज कंपनीज। तो यहीं पर जो ब्रिटिशर्स हैं और जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं, जिसके कारण सीरीज ऑफ वॉर होती है। बेसिकली सीरीज ऑफ वॉर मतलब 3 वॉर यहाँ पर होती है। कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, 3 लड़ाइयाँ होती हैं। इन्हें ही हम कर्नाटक वॉर के नाम से जानते हैं। कर्नाटका वॉर के नाम से इन्हें क्यों जानते हैं, क्योंकि बेसिकली जो कार्नाटिक रीजन है ना, उस रीजन में ये लड़ाइयाँ होती हैं। ये कार्नाटिक रीजन आपको यहाँ पर देखेंगे, ये कोरोमंडल तट है आपका, ये जो रीजन है यहाँ पर ये लड़ाइयाँ तीनों बैटल्स लड़ी गई हैं, इसलिए इन्हें कार्नाटिक वॉर के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कार्नाटिक वॉर किसके बीच में हो रही है, तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये बैटल लड़ी जाती है।
आप इसकी लोकेशन को भी ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। मद्रास किसका है? मद्रास ब्रिटिशर्स का है। मैंने आप लोगों को सेंट जॉर्ज फोर्ट के बारे में बताया था, ब्रिटिशर्स का है। इसके अलावा यहाँ पे जो कुडलूर है, ये कुडलूर भी किसका है? ब्रिटिशर्स का है। और यहाँ पर आपको एक फोर्ट देखने को मिलेगा, सेंट डेविड। तो सेंट डेविड आपको कुडलूर में देखने को मिलेगा और सेंट यहाँ पे जॉर्ज जो फोर्ट है वो मद्रास में देखने को मिलेगा। तो मद्रास और कुडलूर की जो टेरिटरी है वो ब्रिटिशर्स की है। पौंडीचेरी आपको बताया, पौंडीचेरी तो फ्रांसीसीज कॉलोनी है। 1701 में तो इन्होंने हेडक्वार्टर भी बना लिया है। और करई कैनाल भी जो है किसका है? फ्रांसीसीज का है। तो यहाँ देखो, मद्रास ब्रिटिशर्स का, फिर पौंडीचेरी फ्रांसीसीज का, फिर कुदालूर जो है वो ब्रिटिशर्स का, करई कैनाल जो है, करईकल जो है वो किसका है? फ्रांसीसीज का है। तो अब इस रीजन में आप देखो, जब अलग अलग यूरोपियन कंपनीज की फैक्ट्रीज हैं, वो अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनके बीच में ऑब्वियस सी बात है कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। और ये पूरा रीजन आप देखोगे, यही पूरा रीजन आपका कार्नाटिक रीजन कहलाता है। और यहाँ पर ही 3 बैटल्स लड़ी गई हैं, इसलिए इन्हें हम कार्नाटिक वॉर के नाम से जानते हैं। तो रीजन आपको यहाँ पे क्लियर होगा किस जगह पे, किस एरिया में बेसिकली फाइट हो रही है। ये जो लड़ाइयाँ हैं ये 1740 से लेकर 1763 तक चलती, काफ़ी लंबी आप देख सकते हैं। 3 बैटल हैं 1740 से लेकर 1763 के बीच में। ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। ठीक है, अब इनमें से जो 3 बैटल्स हैं, पहली बैटल, दूसरी बैटल और तीसरी बैटल, ठीक है। तो उनमें जो पहली बैटल होती है, फर्स्ट बैटल जो होती है, उसका रीज़न क्या है? फर्स्ट बैटल का रीज़न जो है वो यूरोप है, भारत इसका रीज़न नहीं है। थर्ड बैटल जो है इसका रीज़न भी भारत के बाहर का है, इंडिया के बाहर का, यूरोप में है। तो पहला और तीसरा जो बैटल हो रहा है उसका रीज़न जो है वो भारत के बाहर का है। जो सेकेंड आपका बैटल हो रहा है ना, सेकेंड बैटल, केवल और केवल दूसरे नंबर की जो बैटल है, इसका रीज़न जो है वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो जो 3 लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं ब्रिटिशर्स के बीच में और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, उनमें पहला और तीसरा जो बैटल है उसका रीज़न भारत के बाहर है। रीजन मैं सिखाऊंगी आपको रीजंस क्या हैं, लेकिन इन दोनों का रीजन भारत के बाहर है। लेकिन जो सेकंड बैटल है, हमको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। सेकंड बैटल जो है उसका रीजन आपको भारत में देखने को मिलेगा। क्या था सेकंड रीजन का बैटल? तो यहाँ पे जो कार्नेटिक रीजन मैंने आपको अभी भी दिखाया है, देख लिया अच्छे से, एक बार फिर से देख लो। कहाँ गया आगे, और मैं दिखा दूंगी मैं आपको। जो कार्नेटिक रीजन है ना, कार्नेटिक रीजन की जो कैपिटल है वो क्या है? आरकोट है। कैपिटल का नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कार्नेटिक वॉर के समय कैपिटल क्या थी, तो आंसर था आरकोट। आरकोट इनकी कैपिटल है। यहाँ पर जो नवाब ऑफ कर्नाटक और नवाब ऑफ हैदराबाद के सक्सेशन के लिए, कि अगला नवाब हैदराबाद का कौन होगा, अगला नवाब कर्नाटका का कौन होगा, तो यहाँ पर जो उत्तराधिकार की लड़ाई है बेसिकली, उस उत्तराधिकार की लड़ाई के कारण आपका सेकंड वॉर होता है। सेकंड वॉर का रीज़न क्या है? सक्सेशन बैटल, कि अगला नवाब ऑफ हैदराबाद कौन होगा, अगला नवाब ऑफ कर्नाटक कौन होगा, ये इसका रीज़न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं, एक एक करके हम तीनों बैटल्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कर्नाटक वॉर के बारे में। पहली जो बैटल है वो 1746 से 1748 के बीच में लड़ी जाती है। इनका समय थोड़ा सा याद रखेंगे जिससे मैच द कॉलम में या ऑर्डर अरेंज करने में आपको थोड़ी सी मदद हो, है ना। तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर जो है वो 1746 से 1748 के बीच में होता है ऐसा है कि 1740 की बात है। 1740 में ऑस्ट्रिया में सक्सेशन का बैटल शुरू होता है। ऑस्ट्रिया जो रीजन है यूरोप में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर सक्सेशन का बैटल, उत्तराधिकार की अगला जो राजा है या अगला जो टेक ओवर कौन करेगा ऑस्ट्रिया पे, वो बैटल शुरू होता है 1740 में ऑस्ट्रिया में। और इसमें कूद पड़ता है ब्रिटेन। इसमें कूद पड़ता है कौन? ब्रिटेन। मतलब वहाँ ऑस्ट्रिया में फ्रांसीसीज और ब्रिटिशर्स आमने सामने हैं। तो जब वो लोग ऑस्ट्रिया में आमने सामने, तो इसका इम्पैक्ट आपको भारत में भी देखने को मिलेगा। तो ये लोग भारत में भी आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो रीजन क्या था यहाँ पे फर्स्ट कर्नाटक वॉर का? तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर का रीजन था ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन यहाँ पे पहला रीजन था। और इसी कारण से भारत में भी ये लड़ाई शुरू होती है 1746 में। ठीक है ना। इस समय जो फ्रांसीसीज गवर्नर होता है पौंडीचेरी में, जो फ्रांस का गवर्नर है पौंडीचेरी में, वो कौन है? ड्यूप्ले है। ड्यूप्ले जो है वो फ्रांसीसीज गवर्नर है पौंडीचेरी में और बहुत ही एम्बिशियस है। वो तो चाहता है कि फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है वो पूरे साउथ इंडिया में फैल जाए, पूरे साउथ इंडिया में उनका कंट्रोल रहे, वो तो ऐसा चाहता ही है। ठीक है ना। ये सुप्रीम पावर बनना चाहता है साउथ इंडिया में। तो ये क्या करता है, होता क्या है, जब वहाँ पे सक्सेशन का वॉर लड़ा जा रहा है, ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसीज वहाँ पर सामने हैं, तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो होते हैं, वो जो आपका फ्लीट होता है,
जो फ्रांसीसीज फ्लीट होता है उस पर वो हमला कर देते हैं। जब उस पर हमला करते हैं तो ड्यूप्ले तो आंसर करेगा ही कि हमारे सैनिकों को, हमारी नाविकों को, हमारे शिप को आपने कैसे डिस्ट्रॉय किया, हम तो आपका बदला लेंगे। तो वो क्या करता है, जैसा कि मैंने कहा था कि 1721 में फ्रांसीसीज ने मॉरिशियस पे भी कब्जा कर लिया था, और उस समय मॉरिशियस में जो गवर्नर था ना, फ्रांसीसीज गवर्नर, उसका नाम यहाँ पे क्या था, ला बोर्डोनीज। इसको ये मॉरिशियस से बुलाता कि फटाफट तुम वहाँ से अपनी जहाज वहाज उठाओ और यहाँ पर आओ और हमें हमला करना है ब्रिटिशर्स पे। तो इसको ये ड्यूप्ले बुला लेता है। ड्यूप्ले फ्रांसीसी यहाँ पे जो मॉरिशियस के गवर्नर है उसको बुला लेता है। बुलाने के बाद ये दोनों मिलके मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं। और आपको मैंने बताया कि मद्रास एक बहुत बड़ा टेरिटरी था, या मद्रास बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था किसका, ब्रिटिशर्स का। तो मद्रास को कैप्चर करने का काम ड्यूप्ले करता है। कब, 1746 में। 1746 में मद्रास को कैप्चर करने का काम कौन कर लेता है, ड्यूप्ले कर लेता है। अब जैसे कि मैंने बताया जो कर्नाटका रीजन है, यहाँ पर ये जो रीजन है, जिस रीजन में आपको यहाँ पे मद्रास भी देखने को मिल रहा है, यहाँ का जो नवाब है, कर्नाटक का उस समय है अनवरुद्दीन। कौन है नवाब, कौन है यहाँ पे, अनवरुद्दीन। नाम याद रखेंगे, अनवरुद्दीन यहाँ कर्नाटक का नवाब है। और अनवरुद्दीन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि मद्रास मेरी टेरिटरी में आ रहा है और उस पर कोई फ्रांसीसी गवर्नर उस पर कब्जा कर लिया। तो इस बात का अपोज अनवरुद्दीन करता है और अनवरुद्दीन अपनी सेना को ड्यूप्ले के अगेंस्ट भेज देता है। ऐसा बताया जाता है कि ड्यूप्ले की जो सेना थी ना, वो लगभग 1000 ट्रूप ड्यूप्ले की सेना में थे, लेकिन 10,000 की सेना जो है वो अनवरुद्दीन ने भेजी थी। और अनवरुद्दीन बुरी तरीके से हार जाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं, भाई ये फ्रांसीसी तो बहुत खतरनाक है, इनसे तो हमें पंगा लेना ही नहीं है। तो अनवरुद्दीन यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद ड्यूप्ले जो है वो फोर्ट सेंट डेविड को भी कैप्चर करने की कोशिश करता है ब्रिटिशर्स से, बट वो फेल हो जाता है। याद आया सेंट डेविड के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार वापस देखो। ये जो कुडालूर है, यहाँ पर आपको सेंट डेविड देखने को मिलेगा और इसको भी कैप्चर करने की कोशिश जो है वो ड्यूप्ले करता है, लेकिन इसमें वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, ठीक है। ये सारी घटनाएं हो रही हैं और अभी फ्रांसीसीज जो है वो पावर उभर के आ रही है और उसने ब्रिटिशर्स को एक तरीके से हरा कर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी अनवरुद्दीन और ड्यूप्ले के बीच में जो लड़ाई होती है ना, उसे हम बैटल ऑफ एडियार या फिर बैटल ऑफ सेंट थॉमे के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि एडियार रिवर जो है ना, एडियार रिवर, इसके किनारे ड्यूप्ले और अनवरुद्दीन की आर्मी के बीच में लड़ाई होती है। तो याद रखेंगे, अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले के बीच की लड़ाई का क्या नाम है, तो बैटल ऑफ सेंट थॉमे है, या इसे बैटल ऑफ अडियार भी कहा जाता है, क्योंकि अडियार रिवर के किनारे होती है, जिसमें अनवरुद्दीन बहुत बुरी तरीके से हार जाता है, ठीक है। इस तरीके से सारी घटनाएं हो रही थी। इसके बाद ब्रिटिशर्स जो हैं वो अटैक करते पौंडीचेरी पे, क्योंकि पौंडीचेरी जो है वो टेरिटरी है फ्रांसीसीज की, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से असफल होते हैं। फ्रांसीसीज अपनी सिटीज़ को बचाने में सक्सेसफुल रहते हैं और वहाँ पर जो बैटल चल रहा था सक्सेसर का ऑस्ट्रिया में, वो स्टॉप हो जाता है। जब उन लोगों ने वहाँ पर लड़ना बंद किया तो ये लोग यहाँ पर लड़ना बंद कर देते हैं। समझ रहे हो ना, उनने वहां पे लड़ना शुरू किया था तो ये लोग यहाँ पे लड़ने लगे, और लोगों ने वहां पे लड़ाई बंद की तो ये लोग भी यहाँ पे चुपचाप हो जाएंगे। तो यहाँ पे वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया या सक्सेशन वॉर जो ऑस्ट्रेलिया का चल रहा था वो 1748 में खत्म होता है। किसके साथ खत्म होता है? ट्रिटी ऑफ एक्स ला चैपेल के साथ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन कैसे खत्म हुआ, तो आप कहेंगे कि ट्रिटी ऑफ एक्स ला चापेल के साथ 1748 में ये बैटल ऑस्ट्रिया में खत्म होती है, जिसके कारण जो ब्रिटिशर्स की और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बैटल भारत में चल रही है, जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर चल रहा है, वो भी यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। किस ट्रिटी के साथ? ट्रिटी ऑफ एक्स ला चापेल के साथ। अब इस ट्रिटी की क्या कंडीशंस है वो हम देखते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, ड्यूप्ले ने मद्रास को कैप्चर कर लिया, तो यहाँ पे बोला जाता है कि देखो आप हमें हमारा मद्रास लौटा दो। ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं? आप हमें हमारा मद्रास लौटा दो, बदले में हमने जो लुइसबर्ग आपका एरिया है आप उसको कैप्चर किया, हम आपको वो लौटा देते हैं। तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो लुइसबर्ग का एरिया वापस से फ्रांसीसीज को दे देते हैं, और फ्रांसीसीज जो मद्रास है वो वापस से ब्रिटिशर्स को दे देते हैं। और इस तरीके से ये 1748 में फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका वॉर या फर्स्ट कर्नाटका वॉर यहाँ पे खत्म होती है विथ एक्स ला चापेल की ट्रिटी। मैटर क्लोज। मूव करते हैं सेकेंड बैटल की तरफ, द सेकेंड कर्नाटका वॉर। ये वॉर जो है वो 1748 से 1754 के बीच में लड़ी जाती है और ये बैटल ऑफ सक्सेशन होता है। सक्सेशन की लड़ाई उत्तराधिकार की लड़ाई है बेसिकली, कि हैदराबाद का अगला निज़ाम कौन होगा और कर्नाटका का अगला नवाब कौन होगा, कार्नाटिक रीजन का अगला नवाब कौन होगा और हैदराबाद का नवाब कौन होगा। इस बात के ऊपर यहाँ पे बेसिकली लड़ाई हो रही है। इसके अलावा आप मैप को पहले समझिए, ये आपका नदन सरकार का रीजन भी दिख रहा है।
इस नदन सरकार के रीजन को भी थोड़ा माइंड में याद रखेंगे कि मैप में किस लोकेशन में है। अभी वीडियो के दौरान इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली लड़ाई का रीजन आपको समझ में आ गया है कि नवाब ऑफ कर्नाटक और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के लिए लड़ाई हो रही है कि अगला सक्सेसर कौन होगा, अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। देखते हैं यहाँ पे जो कर्नाटका का रीजन है ना, ये कर्नाटक का जो रीजन है, यहाँ के जो आपके नवाब होते हैं, यहाँ के नवाब जो होते हैं वो दोस्त अली होते हैं। कौन होते हैं? दोस्त अली। और दोस्त अली मर जाते हैं, इनकी डेथ हो गई है। दोस्त अली मर गए, इनकी डेथ हो गई है। तो दोस्त अली के बाद अब इनके दो सक्सेसर होते हैं, मतलब दो व्यक्ति हैं जो कि गद्दी पे बैठना चाहते हैं। दो व्यक्ति हैं जो गद्दी पे बैठना चाहते हैं। कौन कौन है वो दो व्यक्ति? तो एक व्यक्ति है चंदा साहिब। एक व्यक्ति कौन है? चंदा साहिब है। और दूसरे व्यक्ति हैं अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन याद आया? अनवरुद्दीन आपका अभी बैटल ऑफ अडयार हुआ था, याद आया? ड्यूप्ले और अनवरुद्दीन के बीच में लड़ाई हुई थी, वही वाला अनवरुद्दीन के बारे में चर्चा हो रही है। तो दोस्त अली के मरने के बाद कर्नाटक रीजन के नवाब बनने के दो दावेदार हैं, एक है अनवरुद्दीन और दूसरे है चंदा साहिब। ठीक है, अब चंदा साहिब जो होते हैं ना, वो दोस्त अली के कौन है? सन इन लॉ है। और अनवरुद्दीन कौन है? सन है, बेटा है। अब चंदा साहिब को जो है वो मराठा कैद कर लेते हैं। मराठास जो होते हैं वो चंदा साहिब को कैद कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। तो अब बचा कौन? अनवरुद्दीन। इसलिए अनवरुद्दीन जो है वो नवाब बन जाता है कर्नाटक रीजन का। इसलिए अनवरुद्दीन जो है वो नवाब बन जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ समय बाद चंदा साहिब जो है वो मराठाओं की कैद से बाहर निकल के आ जाते हैं। और जो बाहर निकल के आते हैं और देखते हैं अनवरुद्दीन गद्दी पे बैठा है, नहीं हमको भी गद्दी पे बैठना है। चंदा साहिब बोलते हैं नहीं भाई, गद्दी पे तो हम बैठेंगे, अनवरुद्दीन को हटाओ। तो चंदा साहिब को मालूम पड़ता है कि अनवरुद्दीन का दुश्मन है फ्रांसीसीज, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अनवरुद्दीन की दुश्मन है। तो दुश्मन और दुश्मन तो दोस्त होते हैं, यही कहानी चली आ रही है बरसों से। तो चंदा साहिब किसके पास जाएंगे? ये जाएंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से ये मदद मांगेंगे। तो चंदा साहिब किसकी पारी में शामिल हो गए हैं? फ्रांसीसीज लोगों की पारी में शामिल हो गए। तो अनवरुद्दीन किसकी पारी में जाएगा? अनवरुद्दीन जाएगा ब्रिटिशर्स के साथ। मैटर समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये एक बैटल है और दो धड़े हैं, यहाँ पे दो ग्रुप्स है, एक है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और एक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके बीच में ही सेकेंड कर्नाटका वॉर हो रही है। और वॉर होने का रीजन है क्या? सक्सेशन का बैटल, कि कर्नाटका का नवाब कौन बनेगा और हैदराबाद का निजाम कौन बनेगा। तो कर्नाटका के नवाब बनने की कंडीशन में आपको दो व्यक्ति दिखेंगे, अनवरुद्दीन है और चंदा साहिब है। चंदा साहिब को मैं CS लिख रही हूँ, चंदा साहिब जो कि फ्रांसीसीज की तरफ है, और अनवरुद्दीन जो है वो ब्रिटिशर्स की तरफ है। यहाँ तक मैटर क्लोज। अब बात करते हैं हैदराबाद के निज़ाम की तरफ। हैदराबाद के निज़ाम के लिए दो दावेदार यहाँ पे भी हैं, एक है मुजफ्फर जंग और एक है नासिर जंग। ठीक है, कौन कौन है? एक है मुजफ्फर जंग और एक है नासिर जंग। ये लोग भी जो हैं वो क्या करना चाहते हैं? हैदराबाद के निज़ाम बनना चाहते हैं। अभी हैदराबाद का निज़ाम कहाँ से आया अचानक से? उसके पहले की कहानी हम देखते हैं, फिर वापस से इस मैप पे हम चर्चा करेंगे। हुआ क्या था, जब तक औरंगजेब था तब तक मामला बिल्कुल सही साथ चल रहा था, क्योंकि औरंगजेब जो है वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। ये बात हम सभी को पता है। लास्ट पावरफुल मुगल रूलर कौन था? औरंगजेब था। लेकिन औरंगजेब 1707 में मर जाता है, ये बात भी आपको पता है। औरंगजेब का एम्पायर बहुत बड़ा था, तो औरंगजेब ने अपने पूरे एम्पायर को छोटे छोटे प्रोविंस मतलब प्रांतों में बांट के रखा हुआ था। ठीक है, और जो प्रोविंस थे वो छोटे छोटे सूबाज में डिवाइडेड थे। ये उसकी हायरार्की थी, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर है, एक अकेला व्यक्ति थोड़ी ना पूरे एम्पायर को देख पाएगा, है ना। तो औरंगजेब ने अपने पूरे एम्पायर को कुछ प्रोविंस में डिवाइड किया था, और जो प्रोविंस थे वो आपके सूबाज में डिवाइडेड थे। जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है तो ये जो प्रोविंस थे ना, इन प्रोविंस में गवर्नर हुआ करते थे। प्रोविंस में क्या होते थे? गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे, जिनको आप बोल सकते कि गवर्नर्स जो है वो रूल करते थे प्रोविंस में। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो यहाँ पे जैसे ही 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, तो ये जो प्रोविंस होते हैं ना, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं कि हम तो आज़ाद हैं, अब हम मुगल रूल के अंदर नहीं आते, अब हमारी अपनी खुद की टेरिटरी है। उनमें से ही एक होते हैं हैदराबाद के निज़ाम। जिनका नाम है आशफ शाह। जिनका नाम क्या है? आशफ जहाँ वन। आशफ जहाँ वन जो है वो हैदराबाद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं और निज़ाम बन जाते हैं हैदराबाद के 1724 में। ये हैदराबाद के निज़ाम बन गए हैं आशफ जहाँ वन। अब होता क्या है, हैदराबाद की जो निज़ाम है 1724 में बनते, 1748 में इनकी डेथ हो जाती है।
1724 में निज़ाम बनते हैं हैदराबाद के, और 1748 में इनकी डेथ हो जाती है। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे दो लोग होते हैं जो कि पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। एक होता है आसफ जहाँ का बेटा, जिसका नाम है नासिर जंग। आसफ शाह के बेटे का नाम क्या है? नासिर जंग है। और एक आसिफ जहाँ का ग्रैंड सन है, एक सन है और एक ग्रैंड सन है। ग्रैंड सन का नाम क्या है? मुजफ्फर जंग। बात समझ में आई? मुजफ्फर जंग। तो आसफ जहाँ के बेटे का नाम है नासिर जंग और उसके ग्रैंड सन का नाम है मुजफ्फर जंग। और नासिर जंग और मुजफ्फर जंग जो है वो अगले हैदराबाद के निज़ाम बनना चाहते हैं, इसलिए इनके बीच में भी बैटल ऑफ सक्सेशन शुरू होता है। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो देखिएगा, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को सपोर्ट कौन कर रहा है? फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। और नासिर जंग, और अभी इसके ऊपर चर्चा करूंगी, नासिर जंग और अनवरुद्दीन को सपोर्ट कौन कर रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरीके से दो ग्रुप बन गए हैं। ग्रुप ए जो कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का ग्रुप है, ग्रुप बी जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ग्रुप है। फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ चंदा साहिब है और मुजफ्फर जंग है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ आपके नासिर जंग और अनवरुद्दीन है। अब ये लोग आपस में लड़ना शुरू करते हैं। आओ बेटा लड़ते हैं। दोनों ने लड़ना शुरू किया। अब यहाँ पे लड़ाई चल रही है, और लड़ाई में क्या होता है, जब इनकी लड़ाई चल रही होती है आम्बुर में। कहाँ पर लड़ाई हो रही होगी? आम्बुर में। अभी हम देख लेते हैं। तो जब लड़ाई चल रही होती है यहाँ पे, तो ये जो अनवरुद्दीन है ना, ये मारा जाता है। अनवरुद्दीन जो है ना वो मारा जाता है, और अनवरुद्दीन का बेटा होता है मोहम्मद अली। अनवरुद्दीन का बेटा होता है मोहम्मद अली, इसलिए यहाँ इस टेबल में आपको मोहम्मद अली का नाम देखने को मिल रहा है, जो कि अगला यहाँ पे कर्नाटका का नवाब बनना चाहता है। ठीक है, इतनी चीज़ें। आइए हम पूरा कोर्स समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब जो हैं वो डिफीट कर देते हैं अनवरुद्दीन को बैटल ऑफ आम्बुर में 1749 में। तो बैटल ऑफ आम्बुर में 1749 में होता है। बैटल ऑफ आम्बुर किसके बीच में होता है? तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब की एक टीम है और दूसरा है अनवरुद्दीन, उनके बीच में बैटल ऑफ आम्बुर होता है और अनवरुद्दीन मारा जाता है। और अनवरुद्दीन का जो बेटा होता है मोहम्मद अली, वो भी कहीं भाग जाता है और तिरुचिरापल्ली में जाकर के छुप जाता है। ठीक है, तिरुचिरापल्ली में जाकर के छुप जाता है। तो कर्नाटका का अब नवाब किसे बना दिया जाएगा? तो कर्नाटका का नवाब जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी चंदा साहिब को बना देती है। कर्नाटका के रीजन का जो नवाब है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी चंदा साहिब को बना देती है, क्योंकि अनवरुद्दीन मर गया है और मोहम्मद अली कहीं पे छुप के बैठा है। तो चंदा साहिब बचते हैं और चंदा साहिब को जो है वो कर्नाटका का नवाब यहाँ पे बना दिया जाता है। इसके अलावा अब जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्स है वो मार्च करते हुए दक्कन के रीजन में जाती है और वहां पर नासिर जंग को मार देती है। किसको मार दिया? नासिर जंग को मार दिया। ठीक है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है बेसिकली नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में कि अब अगला हैदराबाद का निज़ाम कौन होगा। देन फ्रेंच फोर्स मार्च ऑन द दक्कन एंड फॉट एंड किल नासिर जंग। मुजफ्फर जंग वॉज इंस्टॉल एज अ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो इस बैटल में अगली जो लड़ाई होती है उसमें नासिर जंग मारा जाता है और मुजफ्फर जंग जो होता है उसको हैदराबाद का निज़ाम बना दिया जाता है। ठीक है, और जब मुजफ्फर जंग को यहाँ पर हैदराबाद का निज़ाम बना दिया है, नासिर जंग मर गया, मुजफ्फर जंग को जो है वह हैदराबाद का निज़ाम बना दिया है, तो ये बड़ा खुश हो गया कि यार फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेरी सहायता की है, तो मैं बड़ा खुश हूँ। बड़ा खुश होकर 5-5 लाख रुपए जो ट्रूप्स को देता है, 20 लाख रुपए जो है वो ड्यूप्ले को देता है, और जो नदन सरकार का रीजन, याद आया नदन सरकार का रीजन मैप में दिखाया था, वो नदन सरकार का रीजन भी ड्यूप्ले को दे देता है। तो ड्यूप्ले भी बड़ा खुश, मुजफ्फर जंग भी बड़ा खुश और चंदा साहिब भी बड़ा खुश, सब कुछ बड़ा खुश है। लेकिन ब्रिटिशर्स की हालत अभी बहुत खराब हो गई है। ब्रिटिशर्स की हालत बहुत खराब हो गई है और यहाँ पर अब एंट्री लेता है रॉबर्ट क्लाइव। ये वही, जब हम यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी पढ़ेंगे ना, रॉबर्ट क्लाइव, ये वही रॉबर्ट क्लाइव है, चतुर चालाक। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो यहाँ पर जो कोर्स ऑफ वॉर होता है उसको थोड़ा सा चेंज करता है। वो कहता है कि हम आरकोट, जो कर्नाटक रीजन की कैपिटल है ना आरकोट, उस पर हम कब्जा कर लेते हैं, उसको हम कैप्चर कर लेते हैं। तो ये आरकोट पे अटैक कर लेता है और कैपिटल को एक्वायर कर लेता है, उसके अलावा वो मोहम्मद अली, याद आया अनवरुद्दीन का बेटा जो भाग गया था, त्रिची विची कहीं घूम रहा था, उसको पकड़ के लाते कि तुम डरो मत बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुमको वापस से तुम्हारी गद्दी, मतलब तुमको नवाब बनाएंगे आरकोट का, तुमको वापस से नवाब बना देंगे हम कर्नाटका के रीजन का, तुम अपनी सेना का और हमारा सहयोग करो, सपोर्ट करो। तो यहाँ पे चंदा साहिब को ब्रिटिशर्स हरा देते हैं और मोहम्मद अली को जो है वो नवाब बना दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव होता है उसको हीरो ऑफ आरकोट के नाम से जाना जाता है।
रॉबर्ट क्लाइव को हीरो ऑफ आर्कोट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चंदा साहब को गद्दी से हटाकर मोहम्मद अली को आर्कोट का नवाब बना देता है। ठीक है, इसके अलावा आर्कोट पे कब्जा किसने कर लिया? ब्रिटिशर्स ने कर लिया है। अब ये सारी हालत को देखते हुए कि हम हार रहे हैं, तो वहाँ फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो ड्यूप्ले को ये लोग वापस बुला लेते हैं कि ड्यूप्ले भाई साहब, तुम्हारे कारण अब हम हार गए हैं, तो एक काम करो, तुम जल्दी से फटाफट वापस आ जाओ और हम गोदियू को अगला गवर्नर बना के भेज रहे हैं। तो गोदियू जो है वो अगला गवर्नर हो जाता है और 1754 में ड्यूप्ले को वापस से बुला लिया जाता है। ड्यूप्ले वापस चला गया और गोदियू अगला गवर्नर है। और गोदियू का काम था यहाँ पे पीस ट्रिटी साइन कराना। ये जो बैटल चल रहा है ना, इस ट्रिटी को साइन कराना कि भाई अब बैटल रोक दो। तो पीस ट्रिटी को यहाँ पे गोदियू साइन कराता है। इसे हम ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं। तो जो सेकेंड नंबर का आपका कार्नाटिक वॉर हो रहा है, उसका एंड कैसे हुआ, उसका खात्मा कैसे हुआ? तो आंसर हो जाएगा ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी से ये बैटल खत्म होता है 1754 में। और इस बैटल में, इस ट्रिटी में ये बात डिसाइड की जाती है, चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फिर आपकी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हो, कोई भी कंपनी किसी भी प्रिंसली स्टेट में राजा महाराजाओं की जो सक्सेशन की बैटल होती है उनके मामले में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। उन लोगों का बैटल है, वो लोग समझे, हम आपस में यहाँ पे नहीं लड़ेंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो ये घटना होती है और मोहम्मद अली जो है वो आपके नवाब ऑफ कर्नाटक बन जाते हैं और वहाँ पे मुजफ्फर जंग तो आपके हैदराबाद के निज़ाम बने ही हुए हैं। तो इस तरीके से ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होती है 1754 में और सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटक वॉर, मतलब सेकेंड वॉर ऑफ कर्नाटक भी खत्म हो जाता है। डन। अब आते हैं थर्ड बैटल पे। थर्ड कर्नाटक वॉर, थर्ड नंबर का जो बैटल है वो 1756 से 1763 के बीच में हो रहा है। और बीच में आप देखेंगे यहाँ 1756 में जो है, 1757 में जो है वो बैटल ऑफ प्लासी भी हो चुका है। 1757 में प्लासी का युद्ध हो चुका है, प्लासी की लड़ाई हो चुकी है, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए हैं और बंगाल टेरिटरी पर कब्जा जो है वो ब्रिटिशर्स का है। और खूब सारा पैसा भी, खूब सारा मनी भी, पैसा भी जो है वो ब्रिटिशर्स के पास है। मतलब ब्रिटिशर्स के पास पैसा भी है, पावर भी है और प्राइवेट कंपनी भी है। वहीं अगर फ्रांसीसी कंपनी के बारे में बात करें तो जितनी बैटल उसने लड़ी है तो उस बैटल में उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेला है, बहुत ज़्यादा। एक तो गवर्नमेंट कंपनी भी है तो पैसा की कमी भी है और ऊपर से क्या है, पैसा बहुत खर्च भी हो गया लड़ाई में, तो उनकी हालत भी थोड़ी सी तंगी है। तो कोई भी बैटल होता है तो किसी कंपनी के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो कंपनी उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा वो गोला बारूद कलेक्ट कर सकेगी, उतनी बड़ी वो अपनी आर्मी बना सकेगी। तो यहाँ पे ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनके पास पैसा भी है, पावर भी है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ना पैसा है और पावर की भी अभी कमी है। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड कर्नाटक वॉर का रीजन देखते हैं। थर्ड कर्नाटक वॉर का रीजन होता है 7 ईयर वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप। तो 7 वर्षीय युद्ध, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध भी बोला जाता है, आप लोग ने इसके बारे में आई होप सुना होगा। तो सप्तवर्षीय युद्ध, जिसको हम यहाँ पे 7 ईयर वॉर कहते हैं, इसकी शुरुआत होती है यूरोप में 1756 में। तो यूरोप में ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसीज आपस में लड़ रहे हैं, तो जब वो यूरोप में लड़ रहे हैं तो ये लोग इंडिया में भी लड़ना शुरू कर देते हैं और इसलिए इंडिया में भी थर्ड कर्नाटक वॉर की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे जब थर्ड कर्नाटक वॉर का समय है तो फ्रांसीसीज गवर्नर कौन है? काउंट डे लाली। काउंट डे लाली जो है वो फ्रांसीसी गवर्नर है। वहीं ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? सर आयर कूट। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि थर्ड कर्नाटका वॉर के समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? काउंट डे लाली थे और ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर सर आयर कूट थे। अब काउंट डे लाली क्या करता है, ये फ्रांस गवर्नर जो है ना, ये सेंट डेविड को कैप्चर कर लेता है। और सेंट डेविड जो है वो आपको पता है कि ब्रिटिशर्स की टेरिटरी है, इसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा बूसी द फ्रेंच गवर्नर एट हैदराबाद। बूशी जो है वो फ्रेंच गवर्नर है हैदराबाद में और ये काउंट डे लाली, ये दोनों मिलकर प्लान कराते हैं कि चलो वापस से हम मद्रास को कैप्चर करते हैं, वापस से हम मद्रास को कैप्चर करते हैं। और यही इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि हमने कोशिश कर ली कि वापस से हम मद्रास को कैप्चर कर लेंगे। सेंट डेविड को कैप्चर किया, ठीक है, वापस इन्होंने प्लान बनाया कि मद्रास को कैप्चर करते हैं। किस किस ने? काउंट डे लाली ने और बूशी ने। बूशी जो है वो फ्रेंच गवर्नर है हैदराबाद में और अटैक कर देते हैं मद्रास पे। तो सर आयर कूट ऐसे चुपचाप तो बैठा नहीं रहेगा, डिफीट तो करेगा खुद को। तो सर आयर कूट जो है वो भी अपनी सेना को तैयार कर लेते हैं और यहाँ पे फाइनल बैटल लड़ा जाता है 1760 में, जिसको हम बैटल ऑफ बॉन्डीवॉश कहते हैं। बॉन्डीवॉश की लड़ाई, बैटल ऑफ बॉन्डीवॉश। बॉन्डीवॉश भी एक जगह है, कर्नाटक रीजन में ही है। बॉन्डीवॉश की लड़ाई, बैटल ऑफ बॉन्डीवॉश लड़ी जाती है 1760 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं सर आयर कूट
और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं काउंट डे लाली। इन दोनों के बीच में 1760 में बैटल लड़ी जाती है और फ्रांसीसी जो कंपनी जो आर्मी होती है वो बहुत बुरी तरीके से हार जाती है और 1761 में ये जो काउंट डे लाली है ना, ये सरेंडर कर देते हैं कि भाई हम तो हार गए हैं, और ये हार जाते हैं। और ब्रिटिशर जो है वो पौंडीचेरी का जो पूरा एरिया है उसको एक्वायर कर लेते हैं। तो अब पौंडीचेरी फ्रांसीसीज की नहीं रह गई है, पौंडीचेरी पे कब्जा हो गया ब्रिटिशर्स। अब होता क्या है कि 1763 में ये जो 7 ईयर की वॉर चल रही थी यूरोप में, ये खत्म हो जाती है। जब ये वॉर खत्म होगी तो भारत में भी ये लोग लड़ना बंद कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पे पेरिस की ट्रीटी साइन होती है। तो जो 3rd नंबर का आपका कार्नाटिक वॉर है उसके एंड कैसे होता है, तो उसका एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस से होता है 1763 में। ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि ठीक है फ्रांसीसीज, तुम तो हार गए हो, कोई दिक्कत नहीं, अब तुम हार गए हो और तुम व्यापार अगर करना चाहते हो तो हम तुम्हारी फैक्ट्री जो है माहे में, करिकल में, पौंडीचेरी में हम तुमको लौटा देते हैं। तुम बढ़िया सिर्फ ट्रेडिंग करो, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करो, बाकी ज़्यादा बुद्धि दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ व्यापार करेंगे। उसी कंडीशन में हम आपको पौंडीचेरी, करैकल, चंद्रनगर, माहे, इन सब की जो फैक्ट्रीज है वो आपको रिटर्न करते हैं। बट आप इनका फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, आप इनकी किलेबंदी नहीं करेंगे, आपकी यहाँ पे सेनाएं नहीं रहेंगी, केवल और केवल आप व्यापार करेंगे। इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत पावरफुल हो गए थे और इन्होंने सारी की सारी यूरोपियन कंपनियों को बाइकआउट कर दिया था, एक तरीके से हटा के रख दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से 3 कर्नाटका वॉर लड़ी जाती हैं और तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आइए अब हम इसको सम अप कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ। फर्स्ट कर्नाटका वॉर का रीजन क्या था, ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन, जो कि लड़ाई हो रही थी। अंत कैसे हुआ, एक्स ला चापेल की ट्रीटी के साथ। एक्स ला चापेल की ट्रीटी के अंतर्गत मद्रास जो है वो वापस से ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था। और इसमें एक और बीच में एक बैटल हुई थी अनवरुद्दीन और ड्यूप्ले के बीच में, जिसको बैटल ऑफ सेंट थॉमे या फिर बैटल ऑफ अडयार कहते हैं, क्योंकि अडयार रिवर के किनारे हुई थी। खत्म। सेकेंड कर्नाटका वॉर का रीजन था सक्सेशन वॉर, कि अगला निजाम ऑफ हैदराबाद और कर्नाटक का नवाब कौन होगा, इसलिए बैटल हो रहा था। बैटल का एंड कैसे हुआ था, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से हुआ था। इसके बीच में एक बैटल ऑफ आम्बूर भी लड़ी गई थी 1749 में। और गोदियू, ड्यूप्ले की जगह जो है वो गोदियू यहाँ पे गवर्नर बना था और गोदियू ने ही ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी को साइन किया था। इसमें 2 ग्रुप्स थे, एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का ग्रुप था और एक ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का ग्रुप था। फ्रांसीसी ग्रुप में मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब शामिल थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ग्रुप में नाजिर जंग और अनवरुद्दीन और उसके बाद उसका बेटा मोहम्मद अली शामिल थे। ठीक है। 3rd कर्नाटका वॉर का रीजन क्या था, 7 ईयर वॉर, आउटब्रेक इन यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था वो तीसरा रीजन था, इसलिए यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की गई। ट्रीटी ऑफ पेरिस यहाँ पे साइन की गई। फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डिलाली था और यहाँ पे बैटल ऑफ बॉन्डीवॉश लड़ी गई थी 1760 में। सर आयरकूट यहाँ पे ब्रिटिश सेना को लीड कर रहे थे। तो इस तरीके से 3 बैटल लड़ी है। इन तीनों बैटल को अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो तीनों बैटल को आप समराइज कर पाएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ, इनके बीच में हुआ, ये संधियां हुई, तो सारी कहानी आपको हो जाएगी। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इस टेबल पे बेस्ड, हम उस क्वेश्चंस को देख लेते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे यूपीएससी 2007 का प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज अ ट्रेडर। तो सबसे लास्ट में कौन सी यूरोपियन कंपनी भारत में आई थी ट्रेड करने के लिए, तो हम सभी को पता है फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे, 1664 में सबसे लास्ट में आए थे ये लोग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द फ्रेंच सुप्रीमेसी इन इंडिया केम टू एंड विथ द, तो जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व भारत में कैसे खत्म हुआ, तो 1760 के बॉन्डीवॉस के बैटल से। तो बैटल ऑफ बॉन्डीवॉस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आरकोट वॉज द कैपिटल ऑफ, आरकोट किसकी राजधानी थी, कैपिटल थी, तो कार्नाटिक रीजन की ये कैपिटल थी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जो है वो किस कार्नाटिक वॉर का एंड है, तो मैंने आपको बताया था कि देखो पहला और तीसरा जो बैटल था उसका रीजन भारत के बाहर का था, यूरोप का था, तो इसलिए जो एक्स ला चापेल की संधि होती है और पेरिस की संधि होती है भारत के बाहर होती। सेकेंड जो था उसका रीजन भारत ही था, इसलिए ये जो वॉर हुई थी वो पौंडीचेरी में हुई थी, संधि जो थी वो पौंडीचेरी में हुई थी। तो कर्नाटक वॉर जो सेकेंड थी उसका एंड आपका ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इनमें से फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी किसको सपोर्ट कर रही थी, तो इनमें से फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रही थी, मुजफ्फर जंग इज द राइट आंसर। अगर आपको टेबल याद है तो आप यहाँ पे निकाल लेंगे। रीजन ऑफ द 3rd कर्नाटक वॉर, 3rd कर्नाटका वॉर का रीजन क्या था, तो 7 ईयर वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।
सक्सेशन वॉर जो है वो सेकंड का रीज़न था, ऑस्ट्रिया वॉर जो है वो फर्स्ट का रीज़न था, थर्ड का रीज़न यहाँ पे आपको पता चल गया है, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। विच बैटल मार्क द डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया, कौन सी बैटल के कारण उसके बाद डिक्लाइन हो गई थी पावर, तो आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ बॉन्डीवॉश, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनते, अगर वो टेबल आप समझ पा रहे होंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एंग्लो मराठा वॉर के बारे में, उनकी ट्रीटीज के बारे में टेबुलर फॉर्म में डिस्कशन करेंगे विथ MCQ। टेक केयर एंड बाय बाय।